नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ ख़वातीन की इस खास श्रृंखला मुझे इंसाफ चाहिए में। अपने पहले कार्यक्रम के बाद हमसे लगातार ऐसी महिलाओं ने संपर्क किया है जो तलाक़े हसन की शिकार हो रही हैं। आज हम मौजूद हैं बेनज़ीर हिना के साथ, जिनका 1 साल का बेटा है और उन्हें स्पीड पोस्ट से तलाक दिया गया है। बेनज़ीर इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई हैं। हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट और न्यायबोध फाउंडेशन की संस्थापक रितु दुबे जी। इनकी संस्था धन्यवाद। महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करती है। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामी मामलों के जानकार शेख निजामुद्दीन साहब। आप सभी मेहमानों का स्वागत है आवाज़ ख़वातीन में। शुक्रिया। बेनज़ीर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, यदि आप अपना केस सिलसिलेवार तरीके से बताएँ। मैं तलाक़े हसन की विक्टिम हूँ, सर्वाइवर हूँ और सुप्रीम कोर्ट में मैंने ही चैलेंज किया है तलाक़े हसन को। मैं पहली महिला हूँ जिसने बिद्दत 3 तलाक बिद्दत बैन होने के बाद तलाक़े हसन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और मुझे ही तलाक़े हसन मिला था ये स्पीड पोस्ट से, 2 स्पीड पोस्ट के थ्रू और थर्ड वन जो लास्ट नोटिस था वो मुझे जीमेल मेरे ईमेल आईडी पे मुझे मिला था। लेकिन ये जो तलाक के 3 नोटिसेस थे, जैसा आप जानते हैं कि तलाक़े हसन में जो तलाक होता है या एज़ पर शरीयत या एज़ पर इस्लाम बोल दें या एज़ पर इस्लामिक लॉ इन इंडिया, हस्बैंड तलाक देता है। लेकिन मेरे साथ कुछ नई चीज़ घटित हुई कि मुझे जो तलाक दिया वो किसी तीसरे शख्स ने दिया। एक गैर आदमी ने मुझे तलाक दिया है, जो मेरे हस्बैंड के एडवोकेट हैं, एज़ ए काउंसलर, एज़ ए एडवोकेट हैं। मेरे हस्बैंड खुद दिल्ली में एडवोकेट हैं, एडवोकेट यूसुफ नकी। जो मेरे हस्बैंड का प्रोफ़ेशन है वो एडवोकेट है और मेरे हस्बैंड के ही उनके दोस्त कह लीजिए, कलीग कह लीजिए, उन्होंने उसको अपना एज़ ए काउंसलर बनाया और उसके थ्रू मुझे स्पीड पोस्ट से उन्होंने पहला तलाक 19 अप्रैल 2022 में स्पीड पोस्ट के थ्रू मुझे भिजवाया। तो जब ये तलाक मुझे मिला था, तो कहीं से भी मतलब ये जो मेरे हस्बैंड थे एडवोकेट यूसुफ नकी, उनके एड्रेस से नहीं था, ना उनके ऑफ़िस के एड्रेस से, ना उनके घर के एड्रेस से और जो वो सादे पन्ने के पेजेज़ पे था, मतलब कोई भी लीगल अथॉरिटी का वो पेपर नहीं था। ना वो शरीयत कोई कोर्ट शरीयत से था और ना मेरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कि कोई लीगल अथॉरिटी के ज़रिए था और जो लेटर हेड है वो भी क्योंकि मेरे हस्बैंड खुद एडवोकेट है, उनका अपना खुद का लेटर हेड है, वो भी नहीं था। वो लेटर हेड भी गुलाम मोहम्मद अख्तर एडवोकेट है मेरे हस्बैंड का दोस्त, उसका लेटर हेड था जीएम अख्तर के नाम से। तो जब मैंने उस लेटर को पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि वो जीएम अख्तर मुझे प्रोनाउंस कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट मतलब यूसुफ नकी। ऑन द बिहाफ ऑफ यूसुफ नकी ही प्रोनाउंस्ड मी फर्स्ट तलाक ऑफ तलाक़े हसन मतलब तलाक़े हसन का जो पहला तलाक है, तो वो ये गुलाम मोहम्मद अख्तर मुझे दे रहा है किसके बिहाफ पे? मेरे हस्बैंड यूसुफ के बिहाफ पे और विडंबना देखिए कि पूरे पेजेस पे हस्बैंड को भी कोट नहीं किया था। एक वर्ड होता है ना हस्बैंड कि भई आपका हस्बैंड है, तो हस्बैंड भी शब्द का यूज़ नहीं किया उस वर्ड का भी। इंग्लिश में बस ये लिखा कि मैं अपने क्लाइंट के थ्रू जो क्लाइंट है वो यूसुफ नकी है। वो सॉरी क्लाइंट के बिहाफ पे तो यहाँ क्लाइंट कौन है? यूसुफ नकी। मैं अपने क्लाइंट के बिहाफ पे यूसुफ नकी के बिहाफ पे आपको पहला जो है तलाक दे रहा हूँ मतलब प्रोनाउंस यहाँ पे कर रहा हूँ और ये करके मेरे हस्बैंड का नाम, मेरे फादर इन लॉ का नाम और उसके नीचे मेरे हस्बैंड का एड्रेस। उसके बाद कहानी स्टार्ट होती है कि मुझ पे पहले तलाक में 30 एलिगेशंस लगाए गए मेरे क्लाइंट से, तुम ये अच्छी नहीं थी, मेरे क्लाइंट के साथ तुमने ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया और उसके बाद जब मैंने देखा 12 पेजेस का वो पहला तलाक का नोटिस था, कहीं से कहीं तक भी यूसुफ मेरे हस्बैंड जो हैं, उनके सिग्नेचर नहीं। ना लास्ट, ना फर्स्ट, ना किसी भी पेज पे नहीं। तो मेरे तलाक में मेरे हस्बैंड की कहीं से कहीं तक प्रेज़ेंस नहीं। सिर्फ़ वो एडवोकेट गुलाम मोहम्मद अख्तर जो दिल्ली का है एडवोकेट, वो सिर्फ़ मुझे तलाक दे रहा है। ये था पहले पहले तलाक में। तो मेरी समझ से परे था और गुस्सा भी मुझे मतलब एक शॉकिंग तो था ही ये बहुत ज़्यादा कि ये किस तरीके का तलाक है, ये क्या मज़ाक चल रहा है, ये गुलाम मोहम्मद अख्तर कौन, ये आदमी कौन आ गया हमारे बीच।
ये कौन है? ये कहाँ से आ गया? और ये क्या यूसुफ के बिहाफ़ पे मुझे डिवोर्स दे रहा है? और ये कैसा डिवोर्स है? मैं तलाक़ हसन भी नहीं जानती थी क्या होता है। ये तलाक़ हसन क्या है? क्योंकि मैं बड़ी श्योर थी कि तलाक जो है वो बैन हो चुका है। 3 तलाक 2019 में बैन हो चुका है और मैं इतनी श्योर थी कि ये क्या है? कौन है? क्या है? उसके बाद मैंने यूसुफ को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी कि तुम्हारे नाम से फलाना आदमी जो है, मैं तुम्हें बताऊँ ये कोई लेटर मुझे भेजा है। तो यूसुफ ने मेरा फ़ोन पिक नहीं किया। फिर मैं व्हाट्सएप पे आई, व्हाट्सएप कॉलिंग करने के लिए आई, तो वहाँ से यूसुफ मुझे ब्लॉक कर चुके थे, यूसुफ से यो व्हाट्सएप से मुझे यूसुफ ने ब्लॉक कर दिया था क्योंकि 5 महीने से मैं यूसुफ से अलग थी। लास्ट मैं यूसुफ के साथ 7 दिसंबर 2021 को उनके घर में थी, जहाँ लड़ाई-झगड़े में उन्होंने मुझे निकाला हुआ था घर से। उसके बाद क्या होता था कि मेरा छोटा बच्चा था, तो मैं अली के फ़ोटोज़ और वीडियोज़ यूसुफ को सेंड करती थी कि समहाउ कि पापा और बेटे का कनेक्शन ना टूटे। वो नहीं पूछते थे, वो मुझे भी नहीं पूछते थे, बेटे को भी नहीं पूछते थे। लेकिन मैं ज़बरन, आप ज़बरदस्ती कह दो, ज़बरन कह दो, कैसे भी करके वो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भेजती थी। अली अब इतना बड़ा हो गया, अब अली का ये रिएक्शन है, अली अभी बीमार है। तो वो वन साइडेड मैं कम्युनिकेशन करती ही रहती थी अली के थ्रू। तो जब मैं व्हाट्सएप पे गई, वहाँ मैं बिल्कुल ब्लॉक्ड पड़ी थी। तो और उनके फिर दीदी और जीजाजी वगैरह थे, उनके नंबर देखे तो जीजा ने मुझे भी ब्लॉक कर दिया था। कि अब ये क्या चीज़ है। फिर उस रात मैंने, रमज़ान के दिन थे, मैं इवनिंग शिफ्ट करके घर पे गई थी, 12 बजे का टाइम था, तो मैं रेंटेड जहाँ पे हूँ वहाँ पे थी। फिर मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल किया कि इस तरीके से कोई लेटर आया है, गुलाम मोहम्मद अख्तर ने भेजा है और यूसुफ के बिहाफ़ पे भेजा है। तो घर वाले श्योर थे कि ये 3 तलाक का मैटर है, तुम सो जाओ, परेशान मत हो, सुबह पुलिस में जाएँगे और एफआईआर होगी इस पे। तो जी, घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे चैन नहीं आ रहा था कि हस्बैंड खुद एडवोकेट है। तो हुँ, अगर हस्बैंड एडवोकेट है और ये गुलाम मोहम्मद अख्तर, मैं इसको जानती थी कि ये यूसुफ का दोस्त है। तो ये इन्होंने ऐसी हरकत क्या करी है? गूगल पे सर्च किया तो पता जब चला कि तलाक़-ए-हसन, एहसन ऐसी कोई चीज़ होती है, तब बिद्दत बैन हुआ था। उसी हुँ, रात मैंने मल्टीपल मुस्लिम एडवोकेट, यहाँ मैं मुस्लिम कोट इसलिए करूँगी कि खुद मेरी कम्युनिटी में से किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं करी, मेरी कौम में से किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी। तो मुझे क्या लग रहा था कि मेरी कम्युनिटी के जो एडवोकेट होंगे तो डेफ़िनिटली वो मेरी हेल्प करेंगे। कुछ ना कुछ मुझे सुझाव करेंगे या मेरे लिए खड़े होंगे वो। तो मैंने अपनी कम्युनिटी के एडवोकेट वगैरह थे जिनको मैं जानती थी और उनमें से एक तो सुप्रीम कोर्ट के ही एडवोकेट हैं, जिनको मैंने कॉल किया। तो वहाँ से पता लगा कि नहीं, ये तलाक हसन है और ये तब बिद्दत बैन हुआ था, ये अभी भी खूब, उन्होंने मुझे बड़ा अश्योर करा कि ये तो खूब दिया जा रहा है और ये कॉन्स्टिट्यूशनली है और तुम्हारे हस्बैंड पे कोई एफआईआर नहीं होगी, कोई लीगल उन पे कोई लीगल एक्शन नहीं होगा क्योंकि अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको राइट है, तलाक़ हसन देने का और तलाक़ एहसन देने का। तो मैंने बोला तो यहाँ हस्बैंड भी कहाँ दे रहा है? चलो ठीक है, तुम ये कह रहे हो कि उसको शरीयत से भी राइट है, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन से भी राइट है, तो भाई हस्बैंड खुद दे ना, उसको हुँ, किस चीज़ का डर है? अगर तलाक ही देना है तो दे, साइन करे अपने तलाक के नोटिस पे, क्यों भाग रहा है? खुद क्यों नहीं प्रोनाउंस करता? क्यों तीसरे शख्स से प्रोनाउंस करवा रहा है? यहाँ क्यों नहीं? तो कह रहे नहीं वो चलता है, उसने वो जैसे भी दे दिया ना, तुमको मानना पड़ेगा। वो कोर्ट में आके कह देगा हाँ ठीक है, मैंने परमिशन दी थी फलाने आदमी को, तो तुम्हारा डिवोर्स हो गया। वैसे भी वो खड़े होके कह देगा, तो तुम्हारे पास अब कोई चारा नहीं है। मैंने कहा फिर मैं क्या करूँ? तो कह रहे तुम क्या कर सकती हो? मेंटेनेंस का केस डाल सकती हो। तुम्हारे साथ जितना भी शादी के टाइम जो टॉर्चर तुम्हें हुआ था, तुम उसका केस डाल सकती हो। तुमसे जो डाउरी वगैरह पे जो प्रॉब्लम तुम्हारे साथ हुई थी डाउरी वगैरह की, तुम उस पे केसेस डाल सकती हो। लेकिन तुम इस तलाक को नहीं छेड़ सकती। तो मैंने कहा ये तो कोई बात नहीं हुई कि ये तो मेरे आत्मसम्मान को ठेस लगी है। कोई जी, गैर आदमी आके मुझे तलाक दे रहा है, चल ठीक है मैं कहती हूँ कि तुमको मैं म अभी मैं श्योर नहीं थी जब उस रात की कॉन्स्टिट्यूशनली भी राइट है या नहीं। लेकिन जी, मैं ये बोल रही थी चलो ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनली भी राइट है, अभी मैं इस चीज़ पे भी नहीं जाती तो मेरा हस्बैंड तो दे। कम से हुँ, कम सर आप मेरे इसलिए तो खड़े हो कि कम से कम मेरा हस्बैंड तो मुझे दे दे। तो कह हुँ, रहे कि नहीं, हम तो नहीं कर सकते और तुम भी इसको चैलेंज मत करो। फिर वो वहीं चीज़ खत्म हुई। उसके बाद फिर दिल्ली में जो और मुस्लिम एडवोकेट थे, तो मैं दर-दर भटकी। गूगल से कॉन्टैक्ट नंबर निकाले कि उनके ऑफ़िसेज़ में, उनके चैम्बर में गई तो नहीं, तुम तलाक हसन में कुछ नहीं कर सकती, वो जैसे मर्ज़ी दे दे। उसमें तुम कुछ नहीं कर सकती। फिर उसके बाद फिर मैं अश्विनी उपाध्याय सर से मिली क्योंकि बिद्दत के टाइम उनका एनरोलमेंट था।
मैंने उनके बारे में पढ़ा, उनसे परमिशन ली, उनसे मिली, उनसे पूछा, क्या आप मेरे लिए खड़े हो सकते हैं? तो फिर उन्होंने जब मैंने सारा सिनेरियो बताया तब उन्होंने मेरा केस लिया। उसके बाद 2 मई 2022 को 23 अप्रैल को मुझे ये नोटिस रिसीव हुआ था। मैंने 9 दिन के अंदर ही 2 मई को ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। इस तलाक़े हसन को मैंने 2 मई 2022 को मैंने वहाँ चैलेंज कर दिया था। उसके बावजूद भी मेरे हस्बैंड को यहाँ डर खौफ नहीं हुआ। सिर्फ़ 20 मई को दोबारा नोटिस उन्होंने जारी किया सेम पैटर्न पे। वो जो गुलाम मोहम्मद अख्तर था वो ही मुझे डिवोर्स दे रहा था। सेम उन्होंने तीसरे मंथ में भी वही जून में 23 जून में वही पैटर्न अपनाया। अपनाया ये था कि उन्होंने तीसरा जो नोटिस था वो जीमेल के थ्रू भेजा था। तो ये मेरी पूरी दास्तान है कि किस तरीके से मेरे साथ फ्रॉड हुआ। पहली बात तो किस तरीके से एक वन साइडेड चीज़ें पहले जो नोटिस था उसमें 30 एलिगेशन जिस शख्स के साथ मैं 5 महीने से रह नहीं रही हूँ। फिर स्टिल उसके साथ मैं रह ही नहीं रही हूँ, तो उसने अगले नोटिस में 36 एलिगेशन 6 और बढ़ा दिए। फिर तीसरे नोटिस आते तक वो 40 एलिगेशन हो गए। लेकिन जब तलाक़े हसन में आपको रिकॉन्साइल आपका रिलेशनशिप करना होता है, आपको हस्बैंड वाइफ को रहना ही होता है साथ में ताकि इस तलाक को बचा लें। अगर एज़ पर कुरान भी जाएँ तो। ये तलाक बनाया इसलिए गया था कि लास्ट मोमेंट तक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप टूटने से हम यहाँ बचा लें। या तो मेरे हस्बैंड भगोड़े हो गए, कॉल उन्होंने रिसीव नहीं किया, मुझे ब्लॉक सबसे पहले सब जगह से करा, फिर मैं घर गई। फिर मैंने कुछ मुस्लिम स्कॉलर से कॉन्टैक्ट किया, तो उन्होंने बोला कि ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं, अगर ये नहीं होगा तो तुम्हारा तलाक तो वैसे भी नहीं हुआ। तो मैंने बोला हस्बैंड तो मुझसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आप कर लो, आप जाओ उनके घर। तो मैं उनके घर गई, वहाँ जाके देखा वो ताला लगा के घर में फरार, क्योंकि मेरे सास-ससुर इस दुनिया में हैं नहीं। तो हम दोनों अकेले रहते थे, पास में ही एक गली छोड़ के मेरी ननंद, नंदोई का घर है, जिनकी इन्वॉल्वमेंट से ही आज घर टूटा है। तो वो फरार, घर में ताला लगा के वहाँ फरार। मैंने जो नेबर्स थे उनसे पूछा तो उन्होंने कहा यूसुफ भाई तो आ ही नहीं रहे हैं, घर में ताला लगा है काफ़ी टाइम से क्या हो गया? तो मैंने बताया यूसुफ भाई ने मुझे डिवोर्स दिया इसलिए यूसुफ भाई फरार हैं। उनसे पूछा कहाँ हैं? तो कह रहे हमें कुछ मालूम ही नहीं है, वो बिल्कुल गायब हैं घर में ताला फिर वहाँ खड़े होके मैंने मल्टीपल कॉल करे बंदे ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। बिल्कुल भी। उनके रिश्तेदारों से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी, कोई सामने नहीं आया, किसी ने कोई बात नहीं करी, किसी ने भी कोई रिवर्ट नहीं किया। यहाँ पे ये हो गया कि वन साइडेड बस एक तरीके से एक लड़की को एनी हाउ हमें घर से लात मार के बाहर निकालना है और उस बीच उस बच्चे का भी नहीं सोचना, कि उस बच्चे का क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब मैं क्योंकि पहले तलाक के बाद मेरी मीडिया में बाइट्स आनी शुरू हो गई थी, कोई तलाक़े हसन इस तरीके का दिया जा रहा है और बच्चे का कोई ज़िक्र नहीं है, तो तीसरे तलाक में उन्होंने लास्ट में एक लाइन धमकी भरी लिखी, कि जो ये बच्चा है, वो शराफ़त से मुझे दे दिया जाए, नहीं तो नोटिस मिलने के 1 महीने बाद मैं बच्चा लेने आ जाऊँगा और लॉ से लेने आऊँगा। अब कौन-सा कानून है कि उस दूध पीते बच्चे को वो बाप मुझसे छीन के ले जाएगा, ये भी धमकी दी, उन्होंने लास्ट नोटिस में मुझसे। ख़ैर वो अब तक लौटे ही नहीं है, कि वो छीनना तो बड़ी बात होती है कि बच्चे के खर्च के नाम पे भी उन्होंने एक पाई जो एक बाप का फ़र्ज़ होता है, वो नहीं अदा करी है उन्होंने। तो शरीयत का सहारा और एज़ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ का उन्होंने कोट करा है कि हम जो तुम्हें डिवोर्स दे रहे हैं, एज़ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ हम तुम्हें ये डिवोर्स दे रहे हैं। ये उन्होंने कोट किया है उसमें। तो एक एडवोकेट होके, उनके हाथ में एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूशन की डिग्री है जिससे वो कमाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो लड्डू है शरीयत वाला एज़ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ वाला, जिसके तहत उन्होंने मुझे अपने घर से लेफ्ट आउट कर दिया और बच्चे को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। जी। बेनज़ीर आपका मामला जो है वो बेहद संगीन है और चूँकि आप पढ़ी-लिखी हैं, आप अपनी चीज़ों को समझती हैं। हम इस पर सबसे पहले रितु जी की प्रतिक्रिया लेंगे। रितु जी जिस तरीके से इनको तलाक दिया गया है उस पर आप क्या कहेंगी? कानूनी तरीका तो ये नहीं है, वो शरीयत का सहारा ले रहे हैं, इसके लिए हम शेख साहब से बात करेंगे। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। जी जिस तरह से बेनज़ीर को तलाक दिया गया, कानूनी रूप से तो कहीं भी मतलब वैलिड नहीं माना जाएगा इसको, ठीक है? अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कहीं भी नहीं है कि एक तरफ़ा और आर्बिट्रेरी तरीके से किसी को भी एक नोटिस भेज दो, चाहे मेल के थ्रू, चाहे पोस्ट के थ्रू और हमारा सेपरेशन हो गया, ठीक है? क्योंकि अंडर आर्टिकल 14 एंड 15 अगर हम देखते हैं, तो देखिए हर नागरिक को
इक्वल राइट दिया गया है एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ दिया गया है, जिसका कि यहाँ पे बिल्कुल खुलेआम वायलेशन हो रहा है, ठीक है, और उस पर सोचने वाली बात है। दूसरा कि अगर हम देखिए, एक नेचुरल जस्टिस भी चीज होती है जिसके अंदर में दूसरी पार्टी को एटलीस्ट हम एक मौका तो देते हैं बोलने का, अपने पक्ष रखने का, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे वो भी मिसिंग है यहाँ पे, चाहे इसके केस में या और भी जो हमारे पास आ रही हैं जिन पीड़ित महिलाओं के केसेस, सब में सेम पैटर्न इस्तेमाल किया गया है और सेम चीजों का उल्लंघन किया गया है, ठीक है। और अगर हम अगर देखते हैं कुछ केसेस, अगर हम लेते हैं लीडिंग केसेस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की, तो उसमें भी चाहे समीमा आरा का केस हो या दुग्ध पठान का केस हो या ताहिरा का केस हो, तो इसमें सब में देखिए एक ही बात बताया गया है कि कुरान को मद्देनजर, कुरान के प्रिंसिपल को देखते हुए इसमें जो जजमेंट्स आए हैं उसमें यही आए कि सबसे जो पहला जो है वो डिवोर्स होना चाहिए फॉर रीजनेबल कॉज, ठीक है, कुछ खास कारण होना चाहिए इसका। ऐसे नहीं है कि पत्नी ने घर में थोड़ी बहुत बहस हुई हो, पत्नी और बच्चे को निकाल के फेंक दिए और उसको तलाक भेज दिए। एक खास कारण होना चाहिए जिसको कि कोर्ट में उनको बताना पड़ेगा कि किस वजह से आपने इनको किया है। उस खास कारण में देखिए बहुत सारी चीजें, ऐसे अगर मान लो कि किसी औरत को मतलब प्रेगनेंसी में दिक्कत हो या कभी वो माँ नहीं बन सके, तो एक थोड़े समय के लिए मान सकते हैं, वो भी एक सॉलिड रीजन नहीं है, बट हाँ अगर हस्बैंड चाहे तो इसको एक ले सकता है। किसी अगर वाइफ को कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसकी हस्बैंड को भी लग सकती है, ठीक है, तो उस केस में वो थोड़ा सोच भी सकता है कि हम इसको तलाक दे के अलग कर रहे हैं। लेकिन जहां नॉर्मल लाइफ चल रही है और वहां पे थोड़े से डिस्प्यूट होने पे या अपने कुछ निहित स्वार्थ की वजह से, ठीक है, हस्बैंड जिस तरह से अपनी पत्नियों को बाहर फेंक रहे हैं, 2-2 महीने की शादियों में फेंक रहे हैं, बेनजीर के जैसे छोटा सा बच्चे के साथ इसको हटा दिया, तो ये तो कहीं से भी मुझे नहीं लगता है कि किसी भी कोई भी कानून, इनफैक्ट कोई भी धर्म इसकी इजाजत देता है। देखिए कोई भी कानून और धर्म, सबका मेन पर्पस एक ही होता है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो जहाँ पे हमारे जो लोग हैं, जहाँ हमारे नागरिक के कल्याण की जहाँ बात नहीं होती है, तो वहां पे हम नहीं मानते कि ऐसा कानून और ऐसा धर्म कहीं से भी वैलिड माना जाएगा। जी, ठीक है, रितु जी, क्योंकि मैं आपसे जानना चाहती हूँ, रितु जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ट्रिपल तलाक पर जब रोक लगी तो ये मान लिया गया कि अब इससे राहत मिल चुकी है, अब किसी तरह का कोई तलाक नहीं होगा। लेकिन जब ये नए तरीके के तलाक सामने आ रहे हैं अब, तो अब कानूनी तौर पर क्या लग रहा है आप लोगों को कि अब क्या किया जाना चाहिए? देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो ट्रिपल तलाक बैन हुआ था, उस समय मैं भी सजिस्ता मैम के साथ इन्वॉल्व थी। वो बहुत अच्छा कानून आया, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट अगर देखे तो हम वहां पे फेल हैं। अगर जमीनी तौर पे हम देखते हैं तो आज भी ट्रिपल तलाक दिया जा रहा है। अगर पुलिस के पास भी अगर पीड़ित महिलाएं अगर लेके जाती हैं कि हमें ट्रिपल तलाक मिल रहा है, तो पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये इसका जो स्वरूप है, इसका जो फॉर्म है, आप बोल सकते हैं कि बदल गया है। पहले एक बार में दिया जाता था, अभी 3 बार में दिया जा रहा है। लेकिन जो सबसे अहम बात मैं बताना चाहूंगी कि इसमें जो इस तरह के तलाक हसन और तलाक एहसान, इन दोनों को काफी मतलब कुरान में भी एक सही तरीका माना गया है, लेकिन जिस प्रोसीजर को जहाँ फॉलो किया जा रहा है ना, वो सही नहीं किया जा रहा है। देखिए एक तो रीजनेबल कॉज मैंने बताया, दूसरा कि इसका कुछ प्रेसिडेंट्स हैं कि इस तलाक के होने से पहले 3-4 ग्राउंड्स हैं जिसको हमें मतलब उनको लेना ही है। उन ग्राउंड्स को अगर फेल होते हैं उस पर, इसके बाद ही हम तलाक दे, जैसे कि रिकंसिलेशन का हो गया, ठीक है। अगर मान लो कि वाइफ चली भी गई है तो उसको एक बार बुलाया जाए, उसको मौका दिया जाता है। इन 3 महीने का इसलिए बनाया गया है कि वाइफ को मौका दिया जाए कि वो अपने आप में अगर कोई चेंजेस करना चाहे इस रिलेशन को बचाने के लिए तो कर सकती है। लेकिन यहाँ ये मौके कहाँ दिए जा रहे हैं? नहीं दिए जा रहे हैं। शेख साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, आपने बेनजीर का पूरा जो केस सुना, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये जो शरीयत का सहारा लेकर इनको तलाक दिया गया, एक तरफा तलाक दिया गया, क्या कुरान के हवाले से आप इसको ठीक मानते हैं? देखिए मैडम, आदाब सलाम। मैं जो बात मैं सुन पाया हूँ, और तो उस ताल्लुक से तो मुझे ये लगता है कि ये जो परिभाषाएं हैं, तलाक हसन और ये तफवीज़ है जो इनको दिया गया है, इसको कहते हैं तलाक तफवीज़। किसी को नामजद कर दिया जाए तो मेरी तरफ से तलाक देगा, तो एक ये भी ये है। तलाक रजई, तलाक मुगल्लिज़ा,
ये तरह तरह के तलाकों का जो परिभाषा हमारे यहाँ राइज है, असल हकीकत ये है इसका कोई भी वजूद नहीं है। ये कतन गैर कुरानी है, गैर संवैधानिक है कुरान के हिसाब से भी। इसे हमारे उलमा ने शरीयत के नाम पर अडॉप्ट कर रखा है और फैला रखा है। ये अडम्बर है बकायदा। ये इसका उस तलाक से जो कुरान बताता है उसका कोई संबंध नहीं है। और ये जो तलाक दिया इन्होंने बिल्कुल कतन गलत है और बिल्कुल गैर अखलाकी भी है जो है। तो ये तलाक का सिस्टम बिल्कुल गलत है, तरीका नहीं है और गैर कुरानी है और किसी भी तौर पे सही नहीं कह सकते इसको। और इस ताल्लुक से तलाक जो है, तलाक तफवीज में किसी और को बाकायदा हवाले कर देते हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। कुरान का जो तलाक है, ये तलाक देखिए मैं बताना चाहूँगा हमारे असल में क्या है, हमारे उलमा भी बेचारे नहीं जानते हैं। सही बताऊँ आपको, हमारे उलमा जो धर्म गुरु कहलाते हैं, सही बात यह है कि वो कुरान के उसूलों को नहीं जानते हैं वो। और जो कुछ फैला हुआ है बुजुर्गों के नाम से, असलाफ के नाम से, धर्म गुरुओं के नाम से, पुराने लोगों के नाम से, उसको वो चला रहे हैं, उसी को शरीयत कहते हैं। शरीयत का इसका कोई भी संबंध कुरान से नहीं है। और इस ताल्लुक से और एक बात बता दूं कि तलाक निकाह की जिद है। यानी जो अक्द कहते हैं, निकाह करने को, शादी करने को अक्द कहते हैं। अक्द का मतलब होता है बांधना। यानी दो लोग आपस में बंध गए, संबंध बन गया। अब तलाक हुआ तो इसका क्या हुआ अपोजिट? खोल दो, खुल जाए, ऐसी नौबत आ जाए, कोई बात आ जाए, जैसा कि हमारे मैडम ने कहा ये एडवोकेट जो है, कि ऐसी नौबत आ जाए, बड़ा रीजन पैदा हो जाए, नहीं संभल पा रहा हो, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है, कोई रास्ता नहीं बन पा रहा, तो कहा गया इसको हुस्न खूबी के साथ खोल दो। तलाक हसन में कोई चीज नहीं होती है। हसन कहते अच्छा हो। अच्छा क्या होता है? हम बगैर मार पीट के अलग हो जाएं, बगैर झगड़े फसाद के अलग हो जाएं, बगैर मुकदमा और केस मुकदमे के अलग हो जाएं, अंडरस्टैंडिंग हो, समझ हो कि हम आप नहीं चल सकते साथ में, हम अलग होते हैं, आप भी अलग हो जाए, झगड़े कोई बात ही नहीं है। कुरान का तलाक ये है, इसी का नाम तलाक है। कुरान में किसी तरह का 3 तलाक का भी जिक्र नहीं है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। लेकिन हमारे उलमा इसको सालों से हजारों लोगों, औरतों की जिंदगी को बर्बाद करवाया, हजारों बच्चे बर्बाद हुए इसके नाम से। तो मैं ये समझता हूँ बकायदा ये कुरान का जो उसूल है तलाक का, उसके खिलाफ है। तलाक के बारे में ये कहा जाता है कि जो उसूल है कि हकम हो, यानी मीडिएटर हो। जैसे शादी होती है, अचानक नहीं होती है, माँ बाप भाई बहन सभी लोग लगे रहते हैं, रिश्ते नाते सब मिलके करते हैं, फिर बैठते हैं और साथ में होते हैं। ऐसे ही जब तलाक की नौबत आए तो कुरान कहता है कि 2 मीडिएटर हो, लड़की वाला लड़का वाला, बैठे मीटिंग करे, बातें करे, निभाए करे, तब जाके ऐसी नौबत आ सकती है जिसकी वजह से वो अलग हो सकते हैं। इसका नाम तलाक है। और इसमें कोई भी तलाक का कोई सिस्टम नहीं है। तलाक रजई, ये जो तलाक दिया इनको, ये तलाक तफवीज कहते हैं, बिल्कुल गलत। बिल्कुल जिसे हम तलाक दे रहे हैं उससे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके सबक होना चाहिए, सामने होना चाहिए, उसकी बात सुनी जानी चाहिए। और तनहा नहीं, अकेले नहीं, तलाक को अकेले भी नहीं दे सकते हैं। हमारे उलमा कहते हैं फोन पे दे दिया तो तलाक, गुस्से में दे दिया तो तलाक, घर में बैठ के दे दिया तो तलाक, मैके में दे दिया तो तलाक। बिल्कुल गलत बात। जिस तरह इकरार किया है, एक्सेप्ट किया हमने एक मजलिस में, सभा में, उसी तरह बैठकर ये अंडरस्टैंडिंग होगी, बातें होंगी। निभा नहीं होगा तो फिर हम अलग होंगे। जी मैडम, रत्ना मैडम साहब। जी जी जी। शेख निजामुद्दीन साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं और इन्होंने अरबिक में कुरान का अध्ययन किया है और इस नतीजे पर पहुंचे हैं। और उन्होंने जो जिस तरह से आप भी बताया कि उलेमाओं ने जिस तरह से कहा है कि तलाक के अलग अलग जो स्वरूप बताए हैं, ऐसा कुरान में नहीं है। शेख साहब, आपके मुताबिक बेनज़ीर को जिस तरह से तलाक दिया गया है, क्या वो तलाक माना जाए कुरान के हवाले से या शरीयत का हवाला देके जो कहा जा रहा है? क्या वो तलाक हो गया इनका? जी बिल्कुल नहीं हुआ तलाक। ये तलाक बेनज़ीर साहबा को जो तलाक हुई है बिल्कुल तलाक नहीं है। और ये बिल्कुल वही ये मौलवियों का फैलाया हुआ आडंबर का इस्तेमाल है, प्रयोग है। और मैं समझता हूँ इस तरह के हमारे समाज में
बेशुमार ऐसी बातें हैं जिसका इस्लाम से कोई संबंध नहीं है, लेकिन हमारा समाज बदनाम है। और बेचारे चूंकि स्टडी नहीं करते हैं, मुताला नहीं करते हैं, उनका अध्ययन नहीं है, अपने पढ़ते नहीं है, इसलिए फॉलो करते हैं कि उलमा ने जो कहा, मौलवी ने जो कहा वो सही कहा होगा, दीन धर्म की बात कर रहे हैं तो ये इस पे फंस जाते हैं। ये उनको भी चाहिए यूसुफ साहब को, ये तरीका गलत है, आपको नहीं बनती है तो आप बात तो करें। आप जिससे आपने साथ गुजारा है, वक्त गुजारा है वो गलत है बकायदा, बिल्कुल जो है। इस हाल में मैं एक इसके साथ एक बात बताऊं, मैं 15-16 साल की बात है, मेरे पड़ोस की बात है ये। मैं एक लड़के को जानता था, नौजवान था, मुश्किल 2-3 साल पहले शादी हुई थी, किसी बात पे गुस्से में आकर तलाक दे दिया। मेरे पास आया, वो किसी ने कहा होगा, मुझे जानता भी था, आया, कहा कि ऐसा ऐसा हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, घबराओ मत, तुम दोबारा निकाह कर लो, तुम्हें इत्मीनान चाहिए अंदर से तो दोबारा निकाह कर लो। कहा नहीं, वो तो कह रहे हलाला करना पड़ेगा। अरे कहा बिल्कुल नहीं, तलाक तुमने दिया है, तुम उसे रुजू कर लो, निकाह कर लो। ये बात कहा, 5 दिन के बाद मुझे पता चला उसने अपने आप को गोली मार लिया। मैंने मालूमात की, क्या हुआ, कैसे हुआ ये, तो कहा कि समाज के लोग, उलमा और उनके रिश्ते नाते जो लोग थे, उनका प्रेशर बना हुआ था कि नहीं, हलाला के बगैर नहीं रह सकता है साथ में ये, जिसके नतीजे उसने गोली मार ली थी। ये कौन सा इस्लाम है ये इस्लाम नहीं है, ये कुरान का इस्लाम नहीं है, ये बिल्कुल ये बॉन्डर है, सामाजिक ये प्रथा है जो मौलवियों का है, जो फैलाया हुआ है। जी मैडम। जी जी। शेख साहब, जिस तरह से बेनज़ीर ने बताया कि उन्होंने कुछ मुस्लिम वकीलों से भी बात की और उन्होंने भी उनको यही सलाह दी कि नहीं, अब आप इसमें कुछ नहीं कर सकती हैं, आपका तलाक हो गया, ठीक है, आप डोमेस्टिक वायलेंस का या बाकी कुछ चीज़ों के ऊपर आप केस कर सकती हैं। आप क्या कहेंगे, कानूनी तौर पर भी एक तरह से ये एक चुनौती पूर्ण स्थिति है कि वही कानून के भीतर जो लोग बैठे हुए हैं, जिनको हम मानते हैं कि वो हमारी मदद करेंगे, और यदि वो भी कुरान का हवाला लेके इस तरह की बात कर रहे हैं, इसको आप क्या क्या कहेंगे, ठीक मानते हैं आप इसे? मेरी ये राय है बेनज़ीर साहबा के लिए कि आप इमोशनल ना हो, इससे मामला खराब होते हैं। और अपने रिश्ते नाते जो लोग होते हैं, चाहे कि जाहिर उनको दिलचस्पी होती है, बेटी है, वो बाप है, भाई है, बहन है, वगैरह है, रिश्ते नाते के लोग हैं, वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि बेटी का मामला, उनकी बहन का मामला है। तो मैं समझता हूँ उनको भी संयम रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और बात करनी चाहिए, उसे अप्रोच किया जाए, बातचीत की कोशिश करें आखिर दम तक। हो सकता है कि कुछ बातें हैं, जुनून में कुछ मूड बन जाता है, कुछ आदमी तय कर लेता है इमोशनल होकर, तो ऐसा होता है और इसका फायदा इस सिस्टम से होता है, फायदा उठाता है ऐसा आदमी। तो बेनज़ीर साहबा, आप भी सब्र हिम्मत से काम लें और कानून पर बहुत ज्यादा अपना जाएं। कानून में क्या होता है, टिट फॉर टैट होता है, तुम ये कहोगे तो मैं ये कहूंगी, तुम ये बोलोगे तो मैं झूठ बोलूंगी, मैं फला कर डोरी ये वो फला, तो ये मामला संबंध खराब होते हैं। मेरी राय है कि इन्हें बातचीत करनी चाहिए। तलाक आपकी नहीं हुई है, आप उनसे अंडरस्टैंडिंग करें, बातें करें, बात करवाएं और सब्र से काम लें। वक्त लगेगा, समय लगेगा, ठीक हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। जी, बेनज़ीर आप क्या कहेंगी? शेख साहब ने तो बताया कि बिल्कुल ये तो है, हुआ ही नहीं आपका तलाक। मैम, मेरे हस्बैंड और उनके जो फ्रेंड सर्कल है, उनका जो फैमिली है, क्योंकि मेरे इन-लॉज़ तो हैं नहीं, तो रिलेटिव्स हैं जो भी हैं, तो वो लोग बोल रहे हैं तलाक हो गया। मेरे हस्बैंड ने खुद, मैं यहाँ सर को बता दूँ कि मैंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया, दिल्ली बार काउंसिल में मैंने कंप्लेंट करी थी अपने हस्बैंड की, तो वहाँ जो 25 लोगों का बोर्ड होता है, उसमें खड़े होके वहाँ बोला गया कि यूसुफ, ये तुम्हारा डिवोर्स जो गलत तरीके से है। मैं वहाँ थी, मेरी गोद में अली था दिल्ली बार काउंसिल में, और बोला कि यहाँ से अभी तुम अपनी वाइफ और बच्चे को लेके जाओ। मुझसे पूछा, मैंने कहा नहीं, मैं घर बसाना चाहती हूँ। तो उसने वहाँ खड़े होके बोला कि मेरा तलाक हो चुका है, ये मेरी बीवी नहीं है। पूरे होश-ओ-हवास में उन्होंने बोला शी वाज़ माय वाइफ, ये मेरी वाइफ है। उसके बाद जो उनके फ्रेंड सर्कल है, वहाँ से ये कहा जा रहा है, इवन वो एजुकेटेड फ्रेंड सर्कल, वन ऑफ देम बिलॉन्ग टू आवर इंडस्ट्री, वो खुद पत्रकार है, तो वो खुद आके बोल रहा है कि यूसुफ का तलाक हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशनली भी, शरीयती भी, वो लड़की अब यूसुफ की लाइफ में दोबारा नहीं आएगी। फिर मैं इसके बाद बता देती हूँ कि जब मैंने दिल्ली बार काउंसिल में यूसुफ की कंप्लेंट करी थी, तो यूसुफ दोबारा से किसी काउंसलर को लाए थे, वो एडवोकेट अंशुल ग्रोवर था। तो उस एडवोकेट ने, जो यूसुफ के काउंसलर बने थे दिल्ली बार काउंसिल में, मेरा जो काउंसलर था उसको बाहर गेट के बाहर क्या बोला, क्योंकि दिल्ली बार काउंसिल
काउंसिल ने क्या डिसीजन लिया कि आप दोनों पहले पर्सनल 2-3 मीटिंग करो, इस घर को बचाओ, बच्चे के खातिर बचाओ। वहां मैं अग्री हो गई, ये लोग शांत खड़े रहे, यूसुफ शांत, यूसुफ के काउंसलर शांत। फिर जब वो मीटिंग खत्म हुई, हम लोग बाहर निकले, तो दिल्ली बार काउंसिल के गेट के बाहर खड़े होकर उस अंशुल ग्रोवर ने क्या बोला मेरे काउंसलर से, इस लड़की से बोलो पहले जाके हलाला करके आएगी, फिर यूसुफ की जिंदगी में दोबारा आएगी। तो बताइए सर, मैं कानून का सहारा ना लूं? मुझे तो, मेरी तो शरीयत में कोई सुनने वाला नहीं है, शरीयत की कोई कोर्ट नहीं है, शरीयत की कोई पुलिस नहीं है जो मेरे हस्बैंड को पनिशमेंट दे, शरीयत की कोई कोर्ट नहीं है जो मुझे सुने। मुझ पे जो 40 एलिगेशंस वो वन साइडेड लगाए, मैं कहाँ जाके बोलूं ये गलत है? वो उसको तो प्रूफ करना ही नहीं है ना ये सच है या गलत है। उसने तो मेरे ऊपर दे मारा, ये 40 एलिगेशंस के तहत मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ। तो मेरा तो सहारा मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो मैं तो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के पास इंसाफ के लिए जाऊंगी, मेरी अदालतों के पास जाऊंगी कि भाई मेरे साथ तो इस तरीके से अनजस्टिस हो रहा है, वन साइडेड मुझे और मेरे बच्चे को निकाला गया है, जो मुझ पे थोपा जा रहा है, मेरी कहीं सुनवाई नहीं है, तो आप मुझे न्याय दीजिए। क्योंकि मैं जिस देश की नागरिक हूँ, जहां पे मुझे मेरे हक अधिकार जो मेरा देश, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन देता है मुझे, तो मैं उसी के पास जाऊंगी ना कि यहाँ मैं देश का प्रधानमंत्री तो चुन सकती हूँ, ये मुझे राइट है, लेकिन मुझे तलाक लेना है या नहीं लेना है, इसका मुझे राइट नहीं है, वो राइट मुझसे छीना हुआ है। तो सर मैं कॉन्स्टिट्यूशनली, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन, और मुझे मेरे पास क्या बचा बताओ, और मेरे पास क्या बचा? मैं घर भी गई, घर में ताला लगा हुआ था, मैंने कांटेक्ट किया, मेरा फोन नहीं उठाया था, मुझे जो सोशल साइट था मुझे वहां से ब्लॉक किया हुआ था। दिल्ली बार काउंसिल में खुद खड़े होके उन 25 लोगों के सामने यूसुफ ने बोल दिया शी वाज माय वाइफ, मैं नहीं अपनाऊंगा, और वो 25 लोग कुछ नहीं कर पाए, दिल्ली बार काउंसिल में वो लोग कुछ नहीं कर पाए। फिर उसके बाद उसके काउंसलर एडवोकेट अंशुल ग्रोवर ने बाहर खड़े होके बोला इससे बोलो पहले ये हलाला करके आएगी, फिर यूसुफ की लाइफ में आएगी। तो मुझे डराने की आप कोशिश कर रहे हैं हलाला के थ्रू। शेख साहब, आप बताएं क्या क्या किया जाना चाहिए? इन्होंने कहा कि शरीयत की कोई पुलिस नहीं होती, ये कहाँ जाए, किस तरह से ये अपनी शादी बचाएं, या अपने साथ जो अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ आखिर ये फिर कहाँ जाएं अगर ये कोर्ट ना जाए तो? मैडम, ये इस ताल्लुक से जो बात सामने आ रही है वो बिल्कुल ऐसा साफ दिख रहा है कि वन साइडेड वो अलग हो जाना चाहते हैं। अब इसका रीजन क्या है, कुछ भी हो सकता है। और मैं ये समझता हूँ कि कोर्ट को तलाक पर पाबंदी के साथ साथ 3 तलाक पर पाबंदी लगे, ठीक है, लेकिन इस पर पाबंदी क्या हो, ये मुझे लगता है कि तलाक का सिस्टम कोर्ट के जरिए ही होना चाहिए, और बाहर दिए गए तलाक को लीगल बिल्कुल न किया जाए। घर में बैठकर, कहीं बैठकर, ये बैठकर भेज देगा, ये बिल्कुल एक्सेप्ट न किया जाए, इसको लीगल न माना जाए। बाकायदा कोर्ट में जाए, पूरा प्रोसीजर हो बाकायदा लीगल अंदाज में, वहां सुनी जाए, जैसे कि हमारे मैडम ने कहा, एडवोकेट मैडम ने हमारे, कि भाई दोनों बात सुनो तो सही। तो ये कोर्ट के जरिए ही होना चाहिए, घर बैठे नहीं होनी चाहिए। जब 3 तलाक में पाबंदी लग गई, इस पर भी पाबंदी होनी चाहिए कि तलाक हो बाकायदा। लेकिन एक बात और है, कोर्ट का जो सिस्टम है वो बड़ा लचर है, वो अफसोसनाक है, जो सदियों लग जाता है, जिंदगी खत्म हो जाती है। ये बच्ची अगर कोर्ट जाती है और 5 साल लग गए, 7 साल लग गए, तो क्या बचा जिंदगी में इसके? तो ये सिस्टम, ये एक बड़ा यानी फेल्यूर सिस्टम है। ये कोर्ट का प्रोसीजर होना चाहिए कि इसको साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर अंदर इसको निपटाया जा सके बाकायदा ये। और कोर्ट में पाबंदी होनी चाहिए कि किसी तरह कोई भी शख्स घर बैठे तलाक न दे और रीजन न दे बाकायदा ये। तो इनको पूरा हक है, एकदम चाराजोई करना चाहिए, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, और उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए बाकायदा ये। अगर ऐसा ना मानते हैं, वो नहीं मानते, हलाला की बात है कि वो ब्लैकमेल करते हैं लोग, औरतों को डराने का एक तरीका हलाला भी है बाकायदा ये। और जो बिल्कुल कतन, हलाला एक वर्ड है, मैं कभी आप प्रोग्राम करें, आप कभी हलाला पे ही कर लें आप कभी प्रोग्राम, फिर मैं बताऊंगा इनको बाकायदा कैसे बेनकाब करता हूं मैं बाकायदा। हलाला वर्ड ही नहीं है, ये फ्रॉड है, ये बाकायदा ये ब्लैकमेलिंग है बाकायदा। पाकिस्तान में शर्मनाक बात ये है कि बाकायदा जनरल स्टोर की तरह हलाला सेंटर बना रखा है बदमाशों ने बाकायदा ये। जी, कितनी शर्म की बात है बाकायदा ये, जबकि बाकायदा इस्लाम की कोई संबंध नहीं है। उलमा खुद धर्मगुरु भी कहते हैं कि इसका कोई नहीं है, ये हलाला कोई ऐसा कानून नहीं है ऐसा जो है। फिर क्यों जारू है, क्यों चालू है, क्यों जारी है, क्यों पढ़ता है, क्यों रीति रिवाज में शामिल है? आज जिसने कहा है वो कि आप हलाला कर लो तब आ सकती हो, हलाला करके आ जाएंगे तब कैसे हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लेंगे? अब क्या हुआ,
आपने तलाक दिया तो क्या हुआ है, मैं तो घर पे हूँ, अब आने में क्या दिक्कत है, आपस में मिलने में क्या दिक्कत है, दूसरे के पास जाऊं किसी मर्द के पास तब आऊंगा तब सही हो जाएगा। ये कैसी बातें हैं, कितनी घटिया बातें हैं ये। तो ये बिल्कुल गलत बात है, वो ब्लैकमेल कर रहे हैं और कानूनी चारा जो ये करना चाहिए इनको, बेनजीर साहब आपको बेनजीर जी। बिल्कुल करें, मजबूरी है। अब इस समाज में एक बात ये भी है, उस समाज में जो राइज है, ये प्रथा है, इसका वो फायदा उठा रहे हैं यूसुफ साहब जिनके हस्बैंड है, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। न तलाक हुई है, न हलाला की जरूरत है, ये आपस में मिल सकते हैं, बैठ सकते हैं, आपस में जिंदगी गुजार सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बता जाइए। और ऐसा इंसाफ मिलना चाहिए इनको, और नहीं तो उनको पनिशमेंट मिल जानी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को बिल्कुल, ताकि कोई जब चाहे तलाक दे दे, जब चाहे हटा दे। और मैं एक बात बहुत बेबाकी से कहता चलूं रत्ना जी, आपके जी। माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं बेबाकी से कहता चलूं कि ये तलाक का सिस्टम शॉर्टकट में ये बादशाहों के आराम और राहत और सुविधा के लिए बाकायदा पैदा किया गया, बनाया गया, और उसको शरीयत नाम दिया गया बाकायदा ही। कुरान से बाहर कोई शरीयत नहीं होती है बाकायदा ये बता दो आप मुझे। जी बिल्कुल। जी, जी, शेख साहब आपने वाक़ई रोशनी डाली इस बात पर, और मुझे लगता है कि बेनज़ीर को भी इस केस में जो है वो क्लैरिटी आई है। ऋतु जी, आपसे हम इस पे प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। जिस तरह से शेख साहब ने भी कहा कि हर तरह के तलाक पर अब रोक लगनी चाहिए, संवैधानिक तौर पर ही जो तलाक हो सकता है बस वो रहे, बाकी हर तरह के तलाक पर रोक लगे। तो कुल मिलाकर अब ये माना जाए कि जो ट्रिपल तलाक पर अब तक कानून आया है वो अभी काफ़ी नहीं है, इसमें और आगे जाने की ज़रूरत है। जी, शेख साहब ने बहुत सही कहा। देखिए, जैसे हलाला की जैसे बात करी, हलाला जो है वो एक, इसमें औरत का आत्मसम्मान को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस समाज में औरत का भी तो एक आत्मसम्मान है ना, कि वो कैसे ऐसे दूसरे के साथ जाए और फिर आके तो इस आत्मसम्मान की सुरक्षा के लिए देखिए कड़ा से कड़ा कानून बनना चाहिए बिल्कुल और बिल्कुल ठोस कानून आना चाहिए इस पे। और मैं तो बोलती हूँ कि देखिए जब भी बदलाव हुए हैं हमारे कानून में, जब भी अमेंडमेंट्स हुए, वो सोसाइटी को देखते हुए तो हुए हैं। अगर हम मान भी चले कि 500 साल 600 साल पहले अगर ये प्रथा रही भी होगी, जो आज के समाज के अनुसार ये कुप्रथा बन गई है, क्योंकि इसमें औरतों का जीना मुश्किल हो गया है। औरतों बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में हो रहा है, उनका कोई फ्यूचर नहीं है। तो अगर इस तरह का अगर कोई कुप्रथा है जो हमारे समाज में प्रचलित हो रही है, जिससे इतनी जानें, इतने जीवन प्रभावित हो रहे हैं, तो उसमें सुधार लाना और उसको बदलने की जरूरत हो रही है। और इसमें मतलब कानून ही ऐसा है, हमारी न्याय प्रणाली है जो इस पे कुछ ठोस कदम उठा के इसमें सुधार ला सकती है। मैं ये नहीं कहती कि एकदम से बदल दो, लेकिन इसमें कुछ ऐसे गाइडलाइंस आने चाहिए, ठीक है, जिसमें सारे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अगर बिल्कुल ही रिकंसिलिएशन का अगर गुंजाइश नहीं हो रहा है, सारी सच्चे बिल्कुल हमारे अगेंस्ट जा रही हैं, उस केस में इन लोग दोनों पार्टियों को कोर्ट के थ्रू ही तलाक, उस केस में भी कोर्ट के थ्रू ही तलाक होना चाहिए, ठीक है। उसको कोर्ट जाने से पहले की सारी प्रक्रिया ये इस्लामिक लॉ या शरीयत के अकॉर्डिंग कर ले। अगर नहीं होता तो फिर ये दोनों कोर्ट जाए, ये गाइडलाइन होना चाहिए। जी, बिल्कुल। तो बेनज़ीर का जो मामला है, उससे बिल्कुल ये साफ़ हो जाता है कि बेनज़ीर को अभी कोर्ट के ज़रिए ही अपना मामला सुलझाना होगा, और इनका तलाक अभी नहीं हुआ है। जिस तरह से शेख साहब ने कहा कि बिल्कुल इस्लामिक तरीके से अगर देखा जाए तो गलत है, इनका तलाक हुआ ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात और साफ़ हो जाती है कि अभी ट्रिपल तलाक या तलाक का मामला सुलझा नहीं है, इस पर और कड़ा कानून लाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ न्यायिक प्रक्रिया जो है वो त्वरित होनी चाहिए, ताकि सालों साल ये मैटर्स ना चलें। अगर आप भी घरेलू हिंसा या फिर तलाक के मामलों से पीड़ित हैं तो आप हमें संपर्क कर सकती हैं। हमारा नंबर है 9311339116। आप इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमें संपर्क कर सकती हैं। आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी, आपकी निजता का पूरा ख्याल रखा जाएगा। लगातार हमसे अब महिलाएं संपर्क कर रही हैं और हम ऐसे और मामले लेकर सामने आएंगे, और हमारी ये कोशिश है कि ये कुप्रथा पूरी तरह से समाज से खत्म हो, ताकि महिलाएं और बच्चे अनजाने में ही पीड़ित होते हैं, शिकार होते हैं। हम आगे वाली पीढ़ी को आखिर कहाँ ले जा रहे हैं? तो हम इस कुप्रथा से पूरी तरह से मुक्त हों। हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी शायद कुछ समझेंगे, वो कुछ सीखेंगे, और महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हो रहा है उसमें कम से कम भागीदारी अपनी नहीं निभाएंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।
हम आगे फिर से चर्चा में आपको शामिल करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।